हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित उपाध्याय आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर। जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पीएच के वैल्यू पढ़ेंगे और हम साल्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे साल्ट फैमिली के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो थोड़ा थ्योरी वगैरह है आप समझ जाइएगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे पीएच वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि पीएच वैल्यू से कैसे निकाला जाता है और उससे संबंधित उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल वगैरह या भी आते हैं, जो भी 1 नंबर के आते हैं, वो आप कैसे इसी तरीके से या सरल तरीके से निकाल सकते हैं, उसकी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा हम लवण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि लवण के बारे में आप जानते हैं कि लवण कैसे बनता है। तो हमने स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन वाले फेज में हमने आपको बता दिया था कि जब अम्ल और क्षार एक साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे लवण और जल का निर्माण होता है। इंट्रोडक्शन में आप देखिएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं परिभाषा है। यहाँ पे हम चलते हैं लवणों का पीएच देखते हैं कि इसमें लवणों का पीएच कैसे होता है या पीएच मान इन लवणों में कैसे होता है। यहाँ 2-3 चीजें आपको दिया गया, एजेंडा दिया गया है। जैसे आप देखते हैं अगर प्रबल अम्ल लिया गया है, प्रबल क्षार, अगर किसी रिएक्शन में प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल समझ रहे हैं जिसका मान लगभग क्या आता है 0 से 1 2 3 होगा, उसका क्या होगा प्रबल अम्ल होगा। क्षार भी होगा, अगर दोनों प्रबल अम्ल प्रबल क्षार एक साथ रिएक्शन करेंगे तो वो जो हमारा लवण होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब हमारा पीएच स्केल पर 7 होगा, उसका मान 7 होगा, वो उदासीन होगा। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम सल्फेट है, ये आपके क्या है उदाहरण है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे प्रबल क्षार होगा, प्रबल अम्ल होंगे, दोनों का एक साथ रिएक्शन होगा। यहाँ दोनों क्या है प्रबल प्रबल है और दोनों क्या होंगे उसका उदासीन होगा। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में ये कह रहा है प्रबल अम्ल तो हमने ले लिया कि चलो यहाँ प्रबल अम्ल हुआ, लेकिन मान लो यहाँ दुर्बल क्षार आ गया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का रिएक्शन होगा तो आप ये बताइए कि उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बात समझने वाली बात है, रटना नहीं है आपको। देखिए अगर एक आदमी थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा भारी भरकम आदमी, एक छोटा पतला सा बच्चा आ जाता है, दोनों में लड़ाई होगी तो किसकी जीत होगी। आप तुरंत बता देंगे कि सर जो भारी भरकम है वो छोटे बच्चे को थोड़ी देर के बाद क्या कर देगा, मार गिरा देगा। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ प्रबल अम्ल है और दुर्बल, उसके सामने दुर्बल आदमी पतला सा बच्चा या क्षार आया है तो उसका मान क्या होगा 7 से कम होगा। मतलब हम पीएच स्केल पर 7 से सब शून्य की ओर जाएंगे, 0 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अम्लता का गुण दर्शाता है, मतलब अम्ल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मान 7 से कम होगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अम्लीयता होगा। जो हमारा लवण बनेगा वो थोड़ा अम्लीय प्रकार का होगा। जैसे आप देख सकते हैं NH4Cl आपका है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फेरस क्लोराइड है। ये आपके क्या बनते हैं अम्लीय प्रकार के होंगे। ये लवण कैसे होंगे अम्लीय प्रकार से होंगे। अब बात करते हैं कि चलिए प्रबल अम्ल, अब यहाँ पे दुर्बल अम्ल ने रखा। अब भाई संतुलन करने के लिए हम प्रबल क्षार भी लाए, पड़ोसी उसका भाई आया, बड़ा भाई आया, उसके लड़ने के लिए, ठीक है, तो प्रबल क्षार आया। अब यहाँ पे प्रबल क्षार लग गया तो इसका मान कि जिसमें प्रबल लगेगा उसका मान उधर ही और आकर्षित होगा। तो ये मान इसका 7 से अधिक होगा। यहाँ 7 से अधिक होने का मतलब जैसे उदाहरण दिया गया बेटा आपका, यहाँ पे सोडियम एसिटेट दिया गया है और सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, ये क्षारीय थोड़ा होंगे, ये जो लवण होंगे थोड़ा क्षारीय होंगे। ठीक है, 7 से अधिक माना जाएगा। अब बात आता है दुबले दुबले लोग लड़ेंगे भैया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये दोनों लड़ेंगे तो इसका भी मान न्यूट्रल आएगा। मतलब प्रबल प्रबल लड़ेंगे तब न्यूट्रल और दुर्बल दुर्बल लड़ेंगे तब न्यूट्रल। मतलब अगर दोनों में अगर बैलेंसिंग चल रहा है तो बैलेंस करना, दोनों बराबर आदमी है तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा आपका बराबर ही आएगा। तो यहाँ भी न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अमोनियम एसिटेट दिया गया है आपका, अब यहाँ पे NH4, यहाँ पे अमोनिया कार्बोनेट दिया गया है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ ऐसे, आप इसको कर दीजिएगा। तो ये दो यहाँ उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा, तो कैसे कैसे क्या उसके मान क्या प्रभावित पड़ते हैं पीएच स्केल। ठीक है, हम पीएच स्केल के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। यहाँ देखते हैं हम फैमिली के बारे में देखते हैं कि लवण की फैमिली के बारे में कुछ चर्चा की जाती है। तो यहाँ हमने लिया पहले NaCl। NaCl आप जानते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है और साधारण नमक नाम लेते ही जानते हैं आप घरों में यूज करते हैं, मतलब भोजन पकाने में या खाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग की बात करेंगे हिमपात क्षेत्रों में सड़कों को साफ करने पे, जहां उस इलाके में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है, जहां बर्फ ज्यादा होते हैं तो आप जानते हैं कि बर्फ पे नमक को डालने पर बर्फ गलना शुरू कर देता है। तो वहां बर्फबारी वाले क्षेत्रों में या हिमपात वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं, उन सड़कों पर नमक की क्या होती है परत जमाई जाती है और सड़कों को साफ कर दिया जाता है। मतलब हम यहाँ NaCl का यूज कर लेते हैं। इस वाले बात करेंगे बेटा तो क्लोरीन गैस के निर्माण में प्रक्रिया होंगी। हम जितने भी साल्ट के परिवार में देखेंगे लगभग अधिकतर उसके प्रयोग में जब भी कोई निर्माण की प्रक्रिया आएगी तो क्लोरीन गैस मुक्त की जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लोरीन गैस के निर्माण में, ये वाला फंडा आप हर जगह लगभग चिपका सकते हैं। आप देखेंगे लगभग समथिंग 7 जगह चिपका सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अन्य लवण जो है कास्टिक धामन सोडा के निर्माण में, जो भी आगे वाले परिवार में है उनके निर्माण में NaCl का बहुत बड़ा योगदान
है। ठीक है, तो इसके 3-4 आपके सबसे इजी है, 3-4 इसके फायदे आप याद सकते हैं, उपयोग याद बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके परिवार में हम चल बात करेंगे तो हमारा NaOH आता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अगर सामान्य नाम की बात करेंगे तो इसे कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये कास्टिक सोडा क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके प्रयोग के बारे में हम आगे जानते हैं। इस कास्टिक सोडा को हम एक नाम से और यहाँ पे लिखा है कि क्लोर क्षार अपक्रिया भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जब हम साधारण नमक की चर्चा करेंगे, सोडियम क्लोराइड और उसका किससे रिएक्शन करवाएंगे? जल से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां आप देख रहे हैं NaCl, और जब H2O रिएक्शन करेगा तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस के निकलने के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकल रही है। इसलिए अब ये हो गया आपका क्षार, ये हो गई क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे उत्पाद देखेंगे क्षार और क्लोरीन एक साथ बन रहे हैं बेटा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। उपयोग की बात करेंगे तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे अपमार्जक भी कहते हैं। तो साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। और बात करेंगे तो कागज, कृत्रिम रेशा आदि के निर्माणों में, तेल शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा में। तो इसको आपको ऐसे ही पॉइंट में याद करना है। जब भी अगर आप इसके बारे में पूछता है तो आपको इसको टिप्पणी के बारे में या जो भी कहेंगे आप इसमें आप अपना ऐसे ही वाक्यों में लिख सकते हैं। तीसरे परिवार की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 है आपका तीसरा परिवार का जो सदस्य है, वो CaOCl2 है। यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, इसके सामान्य नाम की बात करें तो ये ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर तो आप गांव में सुने होंगे कि कुआं वगैरह पानी में या जो भी सप्लाई का पानी आता है हमारे यहाँ, तो उसके में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं। अब अगर इसके निर्माण की थोड़ा हम रिएक्शन सूत्र भी देख लेते हैं तो यहाँ देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने में क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल यहाँ पे निकलता है। ये निर्माण की विधि अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो नंबर अच्छा आपको मिल सकता है। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुण में 2-3 चीजें हैं, बस यहाँ दिखना है कि ये रंग कैसा होता है? पीले रंग का चूर्ण होता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होगा, जब जल में इसको विलय करेंगे दुधिया होगा। चूना वगैरह आप मिलाते हैं, देखते हैं, आपको देंगे। अभी आप देख रहे हैं क्लोरीन लगी हुई, तो क्लोरीन अपना गंध यहाँ पे देगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे। रासायनिक गुणों में बात करेंगे, रासायनिक गुण में बहुत सारी बुक में दी है, लेकिन 2-3 मैं 2 ही यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप 2 ही एग्जाम में लिख देंगे, तो क्योंकि बहुत सारा नहीं लिखना है। बस नोट्स आपका जो होगा ना 60 होना है, 60 नोट्स में 60 तरीके से लिखकर आपको नंबर गेन करना है। जब गर्म जल से प्रक्रिया कराएंगे, हम पहले रासायनिक गुण में लिख सकते हैं कि गर्म जल से प्रक्रिया कराते हैं तो हमारा यही उत्पाद बनेगा। अब देखिए, जहां तो हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया था ये बना था, अब यहीं पे अगर ये पानी को हम गर्म कर देते हैं, यहाँ डेटा का निर्माण कर देते हैं, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म जल से रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो सेम यही बुझा हुआ चूना और आपका क्लोरीन बनकर बाहर आएगी। तो ये वाला मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, तो इसको वाला आप यहाँ पे इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो मेरे यहाँ कहने का ये मतलब था कि यहाँ पे क्लोरीन निकल रहा है, तो क्लोरीन जो यहाँ निकलता है उसे हम प्राप्त क्लोरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो विभिन्न पदार्थों में जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी वगैरह, अभी जो गत्ता वगैरह होते हैं उनमें अगर कलर उड़ाना हो तो किसका प्रयोग करते हैं आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का कराते हैं। मतलब ये कह सकते हैं संचारक का काम करता है, ये आप भी जानते हैं। थोड़ा सा ये रंग उड़ाने में उपयोग किया जाता है। जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर समझ रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर समझ गए हैं कि कुआं वगैरह, नाली वगैरह साफ सफाई में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है गाँव घरों में। क्लोरोफार्म के निर्माण भी किया जाता है, क्लोरोफार्म सूंघ करके थोड़ा सा वातावरण में खो जाएंगे। ठीक है, उसके भी निर्माण किया जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे लिखा गया है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी ये क्या करता है? मतलब ऊन जो होते हैं उनको सिकुड़ने में, बचाने में, मतलब उनको मखमली और कोमल रखने में भी ये क्या करता है? बहुत मदद करता है। तो इस तरह से आपने लवण के 2-3 प्रयोग देखे हैं, इसमें और 2-3 है, आप देखेंगे, उसको चलते हैं, देखते हैं। लवण परिवार का जो चौथा सदस्य होगा हमारे साल्ट फैमिली का, वो हमारा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जिसको हम सामान्य नाम से बेकिंग सोडा या खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। इसके निर्माण की विधि हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अगर आप प्रक्रिया कराएंगे, तीनों के साथ मिलाकर, तब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर निकलता है। भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो भौतिक गुण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्रिस्टलीय ठोस होता है और ये जल में विलय होता है। तो ये कह सकते हैं जल में विलय क्रिस्टलीय प्रकार का ठोस होता है। रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे यहाँ पे, आप देखिएगा तो अगर जल अपघटन की प्रक्रिया देखेंगे कि जल के साथ ये रिएक्शन करके क्या करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे
तब यहाँ पे आपका प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल बनेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कार्बोनेट अम्ल बनेगा। तो ये प्रकार की आपको देखने को मिलती है। और जब यही प्रक्रिया जब इसको हम अम्लों के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 तनु के साथ करवाएंगे, तब यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट बनेगा, आपका जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलेगी। चलिए उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि उपयोग क्या है इसके बारे में। अमाशय की अम्लता को दूर करता है, या इसे कह सकते हैं ये प्रति अम्ल के रूप में भी कार्य करता है। मतलब हमारे अगर बात करेंगे हमारे पाचन प्रक्रिया में जब अम्लता की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रति अम्ल कारक भी की तरह कार्य करता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी कार्य करता है। आग बुझाने वाले यंत्रों की बात करेंगे तो ये आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्य करेगा। क्यों करेगा? आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग जल नहीं पाती, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा, अगर तीसरी चीज करेंगे तो चर्म रोगों में ये राहत प्रदान करता है। दूध के फटने के समय में ये वृद्धि कर देता है। अगर दूध को फटना जो अब नेचुरली टाइम जो लेगा, अगर इसको डाल देंगे तो उससे पहले ये फट जाता है। परिवार नियोजन की गोलियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके उपयोग में आप देखेंगे बेकिंग सोडा को ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके पांचवें सदस्य की बात करेंगे यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसका अगर देखेंगे तो इसका एक सामान्य नाम आपका धावन सोडा है। रासायनिक सूत्र देखेंगे तो Na2CO3 10H2O, यहाँ जल के 10 अणु मिलकर ये करेंगे, निर्माण करेंगे। तो धावन सोडा या इसको सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण की विधि करेंगे यहाँ थोड़ा सी 3 चरणों में गुजरेगा। पहले चरण में साधारण नमक वगैरह है, जल के साथ रिएक्शन वगैरह करवाएंगे। उसके बाद आपका बेकिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा को फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तब जाके आपका धावन सोडा यहाँ प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे 10 अणु जल के भी मिलाते हैं, तब ये जाके आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। ठीक है। यहाँ दूसरे अगर देखेंगे भौतिक गुणों की बात करेंगे यहाँ पे तो भौतिक गुणों में सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये भी सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। गलनांक की बात करेंगे तो गलनांक इसका बेहद उच्च है। आप देख रहे हैं 850 डिग्री सेल्सियस है, 850 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करेगा? गलन करेगा। तीसरी चीज देखेंगे जल में विलय के पश्चात ये ऊर्जा मुक्त करता है। तो क्या करेंगे? ये ऊष्मक्षेपीय क्रिया है। ठीक है। जल में विलय के पश्चात ये ऊर्जा मुक्त करता है। रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनेगा। कब बनेगा? जब इसको हम हवा में छोड़ देंगे इस धावन सोडा को, तो ये क्या करता है? वहां पे इसके 9 जो जल के 9 अणु हैं उनको छोड़कर बेटा ये क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बना देता है। आप देख रहे हैं आप क्या है? डेका है, डेका से 10 से यहाँ 9 जो 9 अणु है जल के उसको क्या करते हैं? त्याग देता है। सिर्फ एक बचता है, यहाँ 0.2 बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे तो कागज और कांच के उद्योगों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है। रंजक सुहागा, यहाँ पे डाई वगैरह सुहागा के निर्माण में भी इसको किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कांच के बर्तन की चिकनाई को दूर करने में, कांच के बर्तन की जो चिकनाई होती है उसको थोड़ा खुरदुरा या चिकनाई दूर करने के भी में धावन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका धावन सोडा के बारे में थोड़ा सा परिचय था। चलते हैं अगला देखते हैं छठवां, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप सामान्य नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं। उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है, 0.5 H2O है, मतलब यहाँ जल के अणु का आधा हिस्सा है। इसके निर्माण की विधि देखेंगे बेटा, जल के साथ अगर कैल्शियम सल्फेट का करते हैं और 120 डिग्री सेल्सियस पर यह निर्माण करते हैं, तब जाके CaSO4 आपका और 0.5 H2O बनकर निकलता है वहां पे, और 3/2 H2O जल के अणु का भी निकलता है। तो ये आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का बनता है। भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे तो सफेद रंग का चूर्ण, आप जानते हैं सफेद रंग का चूर्ण है, जल में अविलेय होगा। ये जल में विलय नहीं होगा। अभी तक आप देख रहे हैं जल में विलय वगैरह आपके मिल रहे थे, लेकिन ये जल में अविलेय होगा। रासायनिक गुणों की बात करेंगे, जब जल से क्रिया करेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रिएक्शन करने के बाद जिप्सन का निर्माण करता है, जिप्सन जमना स्टार्ट कर देता है। रिएक्शन आप देख लेंगे, CaSO4 ½ H2O प्लस 3/2 H2O के साथ अगर जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और 2 H2O बनता है, मतलब जल के 2 अणु यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और ये जिप्सन का निर्माण करता है। उपयोग जानते हैं, उपयोग कहने की बात नहीं है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस सुने हैं कि जब आप हड्डियां टूटी वगैरह थे, किसी के फ्रैक्चर वगैरह होता है, तब हम एक प्लास्टर लगवाते हैं। देखिए जब कहते हैं कच्चा या पक्का प्लास्टर, जो पक्का प्लास्टर चढ़ता है वही होता है। यहाँ पे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का चढ़ाना या प्लास्टर को छुड़वाना, ये प्रक्रिया क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। सजावटी सामान, खिलौने, मूर्तियों में आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो इस तरह से हमने एक सामान्य परिचय दे दिया कि साल्ट की जो फैमिली हमारी थी, साल्ट लवण के परिवार के जो भी 6 सदस्य थे, हमने उसके बारे में सामान्य जानकारी ले लिया। अब हम चलते हैं पीएच वैल्यू के बारे में करते हैं, जहां पे हम चर्चा करेंगे जल का आयनीय गुणन। पहले थोड़ा कुछ हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए जल के आयनीय गुणनफल हमने ये जानते हैं कि जब हम जल में अम्ल और क्षार का विलयन मिलाते हैं, तो अगर कोई जल की प्रक्रिया, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे अम्ल और किसका, हमने जल का क्रिया रिएक्शन, ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब H2 के साथ, मान लीजिए हमने HCl ले लिया, जब H2 के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ये टूटेगा, दो भागों में टूटेगा। एक आपका देगा H पॉजिटिव आयन देगा, एक आपका देगा Cl निगेटिव, क्या देगा, Cl निगेटिव देगा। तो ये आप देखते हैं कि ये आपकी प्रक्रियाओं में क्या होता है, ये टूटेगा, यहाँ H पॉजिटिव Cl निगेटिव देगा। अगर यही अगर क्षार की बात करेंगे, यहाँ पे NaOH की बात करेंगे, तो NaOH भी कुछ प्रक्रिया के इससे टूटेगा। आपका यहाँ पे सोडियम यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे OH निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब अम्ल को वियोजित करते हैं या अम्ल या क्षार जब मिलाते हैं जल में, तो जल एक समय क्या करता है, जल का एक अणु H पॉजिटिव में टूटता है और दूसरा OH निगेटिव में टूटता है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जल के आयन की बात करेंगे तो H पॉजिटिव एक ही समय पर वह अम्लता के गुण को भी प्रदर्शित करता है और वहीं दूसरे समय पर उसके दूसरे अणु क्या करते हैं, क्षारीयता को भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, हमारा प्योर वाटर होता है, वो क्या होता है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमने यहाँ पे वही थोड़ा सा फार्मूला लिया गया है कि यहाँ पे देखेंगे जी नियतांक स्थिर है, यहाँ पे वाटर लिया गया है, तो वाटर की बात करेंगे तो इसके जल के आयनीय गुणनफल की बात करेंगे तो पीएच की और इनटू पीओएच की बात करेंगे तो केडब्ल्यू के बराबर यहाँ पे होता है। अगर ये देखिए सामान्यता कहा गया 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर जल के आयनिक गुणनफल का मान, इनके दोनों गुणनफल का मान कितना होता है, तो पीएच इंटू पीओएच आप देखेंगे इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -14 होता है, मतलब 1 गुणे 10 की घाते -14 होता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों का रिएक्शन, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आता है, 1 इंटू 10 -14। या हम कह सकते हैं कि पीएच इक्वल पीओएच इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -7, या हम कह सकते हैं कि मतलब या तो हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे या तो हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो दोनों का मान 10 की घाते -7 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका -14 आ ही जाएगा, तो ये शुद्ध जल का मान हो जाता है। तो इसी जल के आयनिक गुणनफलों की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल की पद्धति को विकसित किया गया था। 1909 में सोरेनसन साहब ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रस्तुत करने के लिए इस पद्धति को विकसित किया और एक पीएच स्केल दिया। पीएच स्केल कैसे दिया, पीएच स्केल में आप देखेंगे बेटा 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, इन 14 तक पैमाने की बात करेंगे तो यहाँ देखिए स्केल 0 से लेकर 14 तक आपका स्टार्ट होगा। 14 तक स्टार्ट होने का मतलब यहाँ पे देखेंगे बीच में 7 जो दिया गया है, ये 7 आपका न्यूट्रल है, ये इसको न्यूट्रल माना गया है, बीच में उदासीन माना गया है। 7 से अगर देखेंगे 0 से लेकर अगर 0 से लेकर 7 तक आएंगे तो यहाँ पे आपको अम्लता दर्शाई जाएगी। इस टेबल में अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे आप लोग तो लेफ्ट में आपकी अम्लता दिखाई जाएगी और अगर राइट में देखेंगे तो आपको बेसेस दिखाए गए हैं, क्षारीयता दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ बात करें, देखिए 7 से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल गुण को प्रदर्शित करेगा। तो 7 ये हमारा न्यूट्रल है, मतलब यहाँ शांत स्वभाव है। तो शांत स्वभाव से जितना हम दूर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे उतने अम्लता का गुण बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 6-5 जैसे घटते हुए क्रमों में चलेंगे तो उसकी प्रबलता बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही 7 से बाएं की ओर जैसे हम घटते क्रम में चलेंगे, संख्याओं के घटते क्रम में चलेंगे, वैसे अम्लों की प्रबलता बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, यहाँ 8, 9, 10 हम जैसे ही बढ़ते क्रम में जाएंगे तो क्षारीयता का गुण भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं ये हमारे प्रबल अम्ल है। इधर हम देखेंगे प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार से दुर्बल क्षार तक आएंगे, इधर दुर्बल अम्ल से हम प्रबल अम्ल तक जाएंगे। तो ये सोरेनसन साहब ने एक स्केल प्रस्तुत किया जिसमें 14 तक मापन दिया गया है। और आप देखते हैं कि इसकी लघुगणक विधि से इसका पीएच वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, इससे सवालें कैसे आपकी बनती हैं वहां पे हम देखते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं एक बार, देखते हैं कि पीएच वैल्यू को कैसे निकालना है। पीएच वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ी यहाँ चीजें जान लेते हैं कि जो पीएच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो विधि दी गई थी, जो फार्मूला दिया गया था आपका, वो फार्मूला ये, ठीक है, माइनस लॉग बेस में 10 है आपका, H पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि log 1/H पॉजिटिव टू द बेस 10, ठीक है।
इसकी परिभाषा को कन्वर्ट करने के लिए हम परिभाषा में ये बोल सकते हैं कि सोरेनसन साहब ने ये कहा था कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में, मेरी बात सुनिएगा, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। फिर सुनिएगा मेरी बात, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर में, हम यहाँ देखिए लीटर में उसकी सांद्रता को मापना है तो इसकी पीएच वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये चीज सोरेनसन साहब ने परिभाषा बताया था, तो इस पे परिभाषा आपको सेट करनी है और आपको बताना है। यहाँ पे मैंने एक बताया था कि ये क्या होता है, सोरेनसन साहब ने बीच में न्यूट्रल का साइन दिया था 7 के लिए। 7 से हमको लेफ्ट में आना है तो हमारा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर हमको बात करेंगे वहां पे 7 से उधर जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तो हमारे क्या होंगे, पीएच मान बेसिस होंगे, ठीक है। तो ये होता है। अगर थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट करें, यहाँ पे देखेंगे तो pH इंटू POH हमने देखा था कि 1 × 10 की पावर -14 था, जहां पे आपने देखा था कि जल के यानी गुणन का मान हमने देखा था कि pH और OH को हम इक्वल से गुणा करेंगे तो हमारा 1 × 10 की पावर -14 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये pH और POH में संबंध को भी दर्शाता है। या आप लिख सकते हैं ये pH और POH में संबंध भी दर्शाता है, ये दोनों के बीच संबंध भी है कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको देखना है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें देखिएगा, उसके चीजों को थोड़ा समझ लीजिए कि लॉग वाली विधि में जब आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे तो वहां पे कुछ फॉर्मूले आपको बताई जाएगी। यहाँ मैं समझा देता हूँ कि लॉग में अगर कोई चीज, मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉग अगर बेस x है, अगर y है, तो इस चीज को हमको क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए, समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा, कि देखिएगा जैसे हम क्या करते हैं कि इस वाले x में हम कितनी वैल्यू लगा दें, या हम ऐसे कर सकते हैं अगर जैसे कोई चीज ये z में लिखी हुई, ये अगर फॉर्मूला हम कर देते हैं तो इसको हम समझेंगे, ये बोल सकते हैं कि x में हम कितनी पावर जनरेट करें कि हमारा आंसर 1 क्या है, y है। हम कह सकते हैं कि x में कितना पावर लगाया जाए, या कितना हम उसको पावर लगाएं, कितना पावर या घात, ठीक है, घात लिखिए, कितना घात लगाएं कि उत्तर y हो, ठीक है। इसको समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। अगर इस वाले में चीज में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर z बराबर y। हम ये कह सकते हैं कि x की पावर में अगर z लगा दें तो उत्तर y आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल आप थोड़ा सा आंखिक रूप से देख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग में मान लीजिए यहाँ पे बेस में 10 है और यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने 100 कर दिया और z बराबर, आप देखिए z बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बात समझिएगा थोड़ा सा कि 10 में कितना घात लगा दें कि हमारा मान 100 आ जाए। तो यहाँ अगर देखिए मैंने लिखा है x में कितना घात लगाया जाए, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि 10 में 2 घात लगा दें तो उत्तर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से 10 क्या है, x है, 2 क्या है, z है, ठीक है, और 100 क्या है, y। इसको आप समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ चीजों को समझिएगा, फिर यहाँ हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 1 बिलियन में, ये आपके बोर्ड एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। हम कहीं आगे क्वेश्चन नहीं लाए। तो 1 बिलियन में H की सांद्रता 10 की पावर -8 मोल है। इस बिलियन का pH मान तथा बिलियन की प्रकृति बताना है। तो चलिए देखिए, pH मान सीधा आपका पूछा गया है, तो pH मान आप जानते हैं फॉर्मूला को सीधा यहाँ रखना है, सीधा pH रखना है और क्या रखना है, इक्वल -log H पॉजिटिव टू द बेस 10। ये आपसे पूछ रहा है। अब pH मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -log, अब देखिए ये जो मान दिया गया, ये मान आपका दिया गया H पॉजिटिव का, क्या दिया गया है, विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता का मान कितना दिया गया, H पॉजिटिव का दिया गया है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बेस में 10 ही है, हम यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ जाए लिखिए तो नल की, उसके बाद पावर में क्या है, -8, ठीक है। यहाँ चीजों को थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा कि अगर बेटा यहाँ पे लॉग में बेस में कुछ भी हो, ठीक है, अगर यहाँ पे घात अगर मान लीजिए y है, तो ये y उठकर कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y log बेस में 10x, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जो पावर में चीजें यहाँ पे घात में होंगी, उस घात को हम सीधा उठा के आगे लाना है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ -8 है, इसको 8 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 log
10 10, ठीक है। या हम इसको कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा बात समझिएगा कि log 10 वही बात आ गई कि हम इसमें कितना घात लगा दें कि उत्तर 10 आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 में अगर हम एक घात लगा दें तो मान हमारा कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं log 10 to base 10 का मान होता है 1। यहाँ घबराना नहीं है आपको, ये आप यहाँ पे लॉगरिथम में पढ़ेंगे, आपके हाई स्कूल में होगा, वहां मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल में समझाएंगे। बस यहाँ पे आपको देखना है कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। सरलतम से देखेंगे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा जो पीएच वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 8 आ गई। अब कह रहा प्रकृति भी बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि 7 से अगर कोई संख्या ऊपर आती है, राइट की ओर आती है, 7 से अगर कोई संख्या ऊपर की ओर आती है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्षार हो जाएगा। तो 7 के ऊपर आई है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षारक है या क्षारक, ठीक है। ये हमारा आ सकता है, ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक। या देखिए मैं आपको कहा था कि एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, सीधा आपको देख के उत्तर बताना है, कुछ नहीं करना है। ये तो एक प्रक्रिया बताइए कि आप सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं देखना। सीधा जब भी आपको अगर h प्लस का मान 10 की पावर माइनस 8 दिया गया है तो आप देखिए कि पावर में संख्या कितनी है। अगर सीधा मान दिया गया कि अगर 10 की पावर में कुछ भी समथिंग दिया गया है, XYZ दिया गया है, तो आपको सिर्फ पावर को देखना है और पावर को देखने के बाद सीधा उत्तर आपको देना है। सीधा उत्तर देने का मतलब आप देखिए मैंने यहाँ इतना ही कैलकुलेशन किया, लेकिन मान कितना है, -8 था। आप जानते हैं कि ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, तो यहाँ -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा 8 आया। 8 आप देख के बता सकते हैं, सीधा फंडा देख के बता सकते हैं पीएच वैल्यू में कि उसका क्या होगा, वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो सीधा आप बता सकते हैं कि क्षार होगा, ठीक है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपसे और करवाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 4 है, मतलब पीएच दे दिया गया है, तो H प्लस आयनों की सांद्रता और प्रकृति को बताना है, ठीक है। तो इसको भी घबराना नहीं है, सीधा यहाँ पे करेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ का आपका पीएच वैल्यू दे दिया गया है, पीएच वैल्यू दिया गया है माइनस लॉग बेस में 10H पॉजिटिव, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये चीजें फिर यहाँ पे देखेंगे, अब ये पीएच मान क्या दिया गया, 4 दिया गया है, माइनस लॉग आपसे पूछ रहा है, बेस में 10 है, H पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि यहाँ -8 था तो मान कितना आया, 8 आया। यहाँ 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको यहाँ ले जाएंगे सीधा, तो क्या हो सकता है, यहाँ या तो कर सकते हैं कि ये कितना रहेगा, 10 की घाते -4 मोल आ जाएगा। सीधा देख के उत्तर बता सकते हैं, या अगर आपको करना है तो सीधा 4 को कहां ले जाएंगे, 4 को यहाँ लेके आइए, ये 4 कहां जाएगा, सीधा 10 की घात में जाएगा, और 10 की घात में जाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा होता चला जाएगा। सीधा यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं कि H पॉजिटिव का मान बराबर हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप पीएच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पीएच, यहाँ 10 बेस में रुका हुआ, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो पीएच मान कितना 4 दिया गया है, मतलब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये पीएच यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 10 की घाते -4, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करने का मतलब सीधा आपको फंडा देखना है कि जो मान दिया गया, अगर पीएच का मान यहाँ 4 आ रहा है तो ले जाके वहां के 10 की पावर में आपको लगा देना, तो वो मोल निकल के आ जाएगा। और प्रकृति आप बदल सकते हैं कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आपको सीधा यहाँ संख्या कितनी आई, 4 आई है, सीधा उत्तर देख के बता सकते हैं पीएच कितना 4 है तो अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो आपने यहाँ देखा था कि 7 के अगर लेफ्ट की ओर जाएंगे, 7 से अगर कोई छोटी संख्या आ रही है तो हमारी सॉरी तो एसिडिक होगी, क्या होगी, एसिडिक होगी। तो ये हमारी 2-3 सवालें थी। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा मैटर चेंज करके आपको बताते हैं कि कैसे होगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा, मैंने आप समझ लीजिए कि यहाँ की अगर 1 मिलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे 10 की पावर -12, क्या कर दिया, 10 की पावर -12 कर दिया। तो आप सीधा उत्तर बताइए, सीधा उत्तर बताएंगे, क्या बताएंगे, यहाँ पे -12 है तो सीधा हमारा पीएच मान क्या आएगा, सीधा हमारा पीएच मान क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 आने का मतलब ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है, ये है। अगर ये पे मैं कर दूं, यहाँ पे अगर इसकी बात मैं कर दूं, सीधा यहाँ का मान अगर चेंज करके मैं कर दूं 10 की पावर -3 है, तो आप देखते ही उत्तर बताएंगे कि पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और सीधा आप बता देंगे वो कैसा है, तो सीधा हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पीएच मान हमारा 3 है, तो ये कैसा है, एसिडिक है, ठीक है।
तो यही आपका एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं देखना है तो मत करिए, सीधा पीएच पकड़िए कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर मोल में इस घात में पावर में दिया गया है तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल में दी गई है। अगर नहीं, अगर पीएच का मान डायरेक्ट दिया गया तो इस फॉर्मूले में सीधा चिपकाएंगे, 4 दिया है तो उसको ले जाकर 10 की पावर माइनस में चिपका दीजिए और सीधा उत्तर आप दीजिए। यहाँ घबराना नहीं है, सीधा ट्रिकी है, ये आपका ट्रिक है। ये आपको सिर्फ एक सेकंडों में देखते ही आंसर देख के बताना है, कलम नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको देख के बताना है। चलिए इसमें 2-3-4 क्वेश्चन, 2-3 टाइप तो मैं करवा देता हूं। टाइप 3 का सवाल जो है कि ये टाइप 3 का सवाल है, यही इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। ये टाइप 3 का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, थोड़ा घुमा के पूछ दिया, घबराना नहीं है। यहाँ कह रहा है 1 बिलियन की हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब यहाँ पे OH का मान दिया गया, कह रहा है किसका दिया गया, OH सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान बताना है और को प्रकृति बताना है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक तो देखिए इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आप सीधा कलम बिना उठाइए, एक हॉट ट्रिक से, ठीक है। हॉट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ OH का मान कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁸, मतलब यहाँ POH का मान दिया गया है 10 की घाते -8। मतलब आप POH का मान क्या बता सकते हैं कि सर यहाँ पे 8 आएगा, POH का मान 8 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर हम सॉल्यूशन साहब के टोटल स्केल का मान देते हैं 14 होता है, मतलब हम देखते हैं यहाँ PH प्लस POH दोनों को ऐड करेंगे बेटा कितना आता है मान, 14 आता है, 14 आता है। तो आप कह सकते हैं कि POH का मान दिया गया है 8 और PH आपसे पूछ रहा है ये 14 है, मतलब हम उसको वहां उधर ले जाएंगे, 14 में से 8 को घटाएंगे, सीधा 6 आ जाएगा। PH मान आ गया 6 आप जानते हैं 7 के नीचे है, मतलब नेचर कैसा है, अम्लीय है, मतलब हम बायो क्यों बढ़े हैं तो हमारा कैसा है, अम्लीय। बताओ बिना कलम उठाए आपने सीधा उत्तर दे दिया। लेकिन चलिए हम मानते हैं कि आपको तो नहीं समझ में आ रहा, अभी आप स्टार्टिंग में है एकदम फेज में, तो 0 लेवल पे हम इसको 2 तरीके से करेंगे। हम पहले क्या करते हैं, हम एक सिस्टम पे क्या करते हैं, हम रूल को फर्स्ट करते हैं, ठीक है। पहले टाइप करते हैं, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा कह रहा है कि पीएच मान दिया गया तो POH को सेम वैसे लॉग विधि से लगाना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे 10 है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा आपको क्या दिया गया मान वहां पे 10 की पावर -8, इसको हम ले जाएंगे बेटा तो आ जाएगा हमारा क्या दर -+8, और आप जानते हैं कि मान कितना हो जाएगा, तो ये मान आ गया 8। अब POH का मान आ गया आपका 8, मतलब आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि PH प्लस POH बराबर होता है 14, या इसी को हम कर सकते हैं बेटा कि PH आपको निकालना है, सीधा आप कर सकते हैं 14 - 8 बराबर 6। ये आपका अगर पीएच की वैल्यू, मतलब ये कैसा है आपका एसिडिक है, ठीक है। सीधा फार्मूला फंडे पे आपको रखना है, फंडे पे कैसे निकालना है आप ये देख रहे हैं कि चीजों को कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ आप आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड वाला हम मेथड देखते हैं। तो यह क्या कर सकते हैं, आप मैंने बताया था कि एक वैल्यू आप ये ऊपर लिखी हुई है पीएच इंटू POH बराबर 1 × 10 की पावर -14, ठीक है। ये आपको पता है। अब यहाँ से आपको पीएच वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रही तो पीएच वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। अगर ये ले जाएंगे बेटा तो 1 × 10 की पावर -14 अपान POH। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू POH की दी गई है 1 × 10 की पावर -14, इसकी वैल्यू दी गई है POH की 1 × 10 की पावर -8, तो यहाँ अपान करेंगे 1 × 10 की पावर -8। आप जानते हैं बेटा इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 × 10 की घात -14 × 10 की पावर -8। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपको चेंज हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं बेटा कि अगर हम इसको कराएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं 10 की पावर -14 प्लस 8, या कह सकते हैं 1 × 10 की घाते 14 में से 6 गए मतलब -6। तो ये आ गया आपका पीएच मान। अब सीधा यहाँ पे देखो लॉग को नहीं लगाना, सीधा आपको बताना है कि इसका पीएच मान कितना है, 10 है, लॉग से लाएंगे 1 और 10 का लॉग 10 का मान होता है 1, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कितना हो जाएगा, ये पीएच मान आ गया 6, ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो देखिए आपने 3 तरीके से आंसर लाया। क्या आया, एक ये फर्स्ट मेथड आपने देखा बेटा कि फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि कैसे इसको हम पीएच मान कर निकाला, पीओएच का, यहाँ पीओएच का दिया गया, चलिए लघुगणक नहीं आ रहा था तो आप इस तरह निकाला। एक और हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया कि हॉट ट्रिक से आप सीधा कैसे लगा सकते हैं। तो घुमा फिरा के ये तीनों टाइप के आपको सवाल पूछेगा, 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, आप सीधा फंडा मारिए, सीधा फार्मूला याद रखिए, सीधा उत्तर दीजिए बिना किसी डरे,
ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ये सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस और साल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया, पीएच वैल्यू को फाइंड करना भी बता दिया है, और लगभग मैंने सारे यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर दिए। आई होप कि मुझे लगता है ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो खुशी खुशी एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।